स्वागत है आपका फटाफट दिन भर में। आइए डालते हैं सभी खबरों पर एक नजर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई है। इस चरण में योजना के नियोजन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण की जिम्मेदारी समुदाय की होगी। लोगों तक ये जिम्मेदारी किस तरह पहुंचाई जाए, इसके लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ पिथौरागढ़ में हुआ। जिला आशा संस्थान केंद्र में 2 दिनी प्रशिक्षण में सभी विकास प्रबंधक, बाल विकास, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग, पंचायती राज, जल संस्थान, स्वजल, ग्राम्य और आशा ब्लॉक समन्वयकों ने प्रतिभाग किया। इस प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दूसरे चरण पर विस्तार से चर्चा की गई। दूसरे चरण का जिम्मा समुदाय को सौंपे जाने का फैसला महत्वपूर्ण है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संबंधित विभाग समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर सके और गाँव की स्वच्छता और पोषण उप समितियों को मजबूती देने के लिए कार्य योजना को धरातल पे लाया जाए। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। कम्युनिटी जो है उसी को देखना है, हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हमारा काफ़ी पैसा खर्च होता है और स्पेशली गरीब लोगों का हाइजीन और उन फैक्टर्स पे वो काम नहीं कर पाते हैं और बीमार होने के कारण उनको एक पुअर्टी साइकिल में हो जाते हैं। तो अगर हेल्थ को हम कम्युनिटी एस्पेक्ट के तौर पे देखेंगे और सभी लोगों की चीज़ बनाएंगे तो कन्फर्मली हमें बेनिफिट्स होंगे सोसाइटी को। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि कम्युनिटी एक्शन फॉर हेल्थ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में समुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करवाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ये अब दूसरा फेज शुरू हो रहा है 2017 से, अप्रैल से। पहले फेज में जो भी एक्टिविटीज़ थी वो मेडिकल डिपार्टमेंट तक ही ज़्यादातर सिमट के रखी थी। अब प्रयास ये है मिशन का कि ये समुदाय का कार्यक्रम बनेगा और समुदाय ही इसको चलाएगी, समुदाय ही इसका नियोजन करेगी और समुदाय ही इसकी मॉनिटरिंग करेगी। जितने भी डिपार्टमेंट्स के लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको उस पूरी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आज ये कार्यशाला यहाँ पर की जा रही है। 2 दिन की ये कार्यशाला है। राजकीय महाविद्यालय जोशीमठ में बिना भवन बनाए ही भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के द्वारा 2006 और 7 में 3,34,85,000 रुपए की लागत से प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन के साथ ही बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य किया जाना था, जिसे 2009-10 में पूरा कर दिया जाना था, जिसमें अभी तक प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन बनकर तैयार हुए हैं, जबकि बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ है, जिसका भुगतान पूरी तरह से पहले ही किया जा चुका है। यहाँ 3 बिल्डिंगें बननी थी निर्माण निगम द्वारा। अकादमिक भवन और प्रशासनिक भवन दोनों बन चुके हैं, लेकिन जो एक बहुउद्देशीय भवन था इसमें वो नहीं बन पाया है, जिस वजह से अभी हम वो जो अकादमिक भवन है उसको हस्तगत नहीं कर रहे हैं। और हमारे महाविद्यालय द्वारा बार बार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी उसमें कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, जबकि भुगतान हमारे द्वारा या कॉलेज के द्वारा हो चुका है उनको। इस मामले पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। ये भुगतान उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से होता है, जिससे विभाग की कार्य प्रणाली भी सवालों के घेरे में है। रुड़की के माधोपुर गांव में एक ठग भोले भाले ग्रामीणों को सरकारी योजना का हवाला देते हुए साइकिल और सिलाई मशीन दिलाने के नाम पर उनसे ठगी कर रहा था। ठग ग्रामीणों से 150 रुपए का फॉर्म भरवाकर उनसे एक आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट फोटो भी ले रहा था। लगभग 150 लोगों को ये ठग अपनी ठगी का शिकार बना चुका था, लेकिन गाँव के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इस ठग की पोल खोल दी। ग्रामीणों ने ठग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस ठग से पूछताछ कर रही है। प्रधान जी का फोन करके बुलाया था। क्या कहा था? मुझे हमारे गांव में साइकिल की फॉर्म भरना। नहीं तो प्रधान को पता था कि तू साइकिल वाकई में देते हो? आज ही मिली थी इसमें पिछले साल। कहाँ से? लेबर ऑफिस। इस बार तुम क्या साइकिल दिलवा रहे थे? हाँ जी, जो 150 रुपए का पैसे ले? मुझे एफिडेविट कहते हैं, 10 वाला काम बनता। 10 वाले स्टाम्प में 150 रुपए। साइकिल कोई योजना है ऐसी सरकार की? हाँ जी है थी। आचार संहिता में कहाँ साइकिल बढ़ रही है? अब यह है ना, मतलब अभी पता चला है कि ये मतलब ही रोक रखा है। अच्छा, वैसे यहाँ पता चला पहले क्यों नहीं पता? आपको जिम्मेदारी किसने दी है साइकिल बांटने की? सरकार ने किस अधिकारी ने दी है? रोशनाबाद लेबर ऑफिस। आपको दी गई जिम्मेदारी है? हाँ नहीं है, मतलब वैसे गरीब आदमी को दिलवाते थे। नहीं, आप किस आप क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या है? इनमें एक सूचना आई थी कि माधोपुर हजरतपुर गांव में एक व्यक्ति 150 रुपये में लोगों को, पुरुषों को साइकिल दिलाने
और महिलाओं को सिलाई मशीन दिलाने का वादा करके फॉर्म भरवा रहा है और उसमें ठगी की आशंका पर्याप्त विद्यमान है। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां से उस व्यक्ति को, जिसका नाम अम्बरीश कुमार जिसने अपना नाम बताया है और अभी उससे विस्तृत पूछताछ की जानी शेष है, लेके आए हैं, उससे भी पूछताछ की जाएगी और यदि इस पूरे मामले में धोखाधड़ी और ठगी किए जाने की स्थिति बनती है तो उस पर विधिक कार्रवाई अमल में ली जाएगी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ठग अपने इस काम को ग्राम प्रधान की बैठक पर ही अंजाम दे रहा था और गांव में ऐलान भी ग्राम पंचायत के द्वारा ही करवा रहा था। इस पूरे मामले में प्रधान की मिली भगत भी सामने आ रही है। हम हमारा गाँव जो प्रधान बने है ना, कभी ऐसा नहीं फ्रॉड हुआ ना, गाँव कर हमारा लूटा जी करके यो साजिश या बनी, किसी प्रधान ने ऐसा जुर्म नहीं करा। और इसमें दल्लू की क्या नाम उसका भाई, जनपद, उसकी पूरी साजिश है जो लड़के ने बताया। इसने महकमा फ़ोन करवाया और ये प्रधान के यहाँ आ जाओ और वहाँ फार्म भरे जा रहे साइकिलों के और वही उनके मशीनों के। गाँव दिखा फिर रायकर मुहर्रम में ताजियों में कि एक आदमी श्रम विभाग से गांव में साइकिल बांटने के लिए फॉर्म भर रहा है, सिलाई मशीन के लिए फॉर्म भर रहा है। मैं भगवानपुर से गांव में आया, आगे इसको पकड़ा, इसका नाम अमरीश है, 2 लड़कियाँ इसके साथ मंगलौर की थी, मोमडन। इनसे फॉर्म लिए 150 रुपये इसने एक फॉर्म से ले रखे थे। जब इसको पकड़ा, इसने बात करवाई हथियार दल के प्रधान से। उसने कहा मुझे फ़ोन पे के प्रधान जी, उसने समझा मुझे प्रधान बोल रहा है कि प्रधान जी 4000 रुपये आपको शाम को दे दूँगा, छोड़ दो, दफ़ा करो। तो इसमें जो है अमरीश मेरे गांव का मौजूदा प्रधान, पति दलपत और अमरीश वो क्या नाम आपका, एक इनका ऑफिस का बंदा 3 और एक हथियार दल के प्रधान, वो भी शामिल है। बॉलीवुड अदाकारा अलीशा खान के केस में एक नया मोड़ सामने आया है। अलीशा खान ने प्रवेश गुप्ता नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए परिवार न्यायालय में केस दर्ज करवाया है। अलीशा खान ने बताया कि प्रवेश गुप्ता ने उसका यौन शोषण करने का कई बार प्रयास किया और इतना ही नहीं, अलीशा का ये भी कहना है कि प्रवेश अपने आप को जज बताते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि अलीशा खान का केस वे कहीं दर्ज नहीं होने देंगे। आज मैंने लव कपूर के खिलाफ न्यायालय कोर्ट में अर्जी दी है मुकदमा दर्ज करने के लिए। मैंने प्रवेश गुप्ता ने मुझे बताया था कि वो जज है और उसने मुझे धमकी भी दी थी कि तेरा कोई मुकदमा मैं हरिद्वार में दर्ज नहीं करूँगा। और प्रवेश गुप्ता ने मेरा एक्सप्लॉयटेशन कराया है, मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है। वहीं अलीशा खान के वकील अरविंद श्रीवास्तव का कहना है कि हरिद्वार में प्रवेश गुप्ता नाम का कोई जज नहीं है, ना ही कोई वकील है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 56(3) के तहत तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। अलीशा खान कल आई थी हमारे पास और उन्होंने बताया कि वो अपने पति लव कपूर के साथ रहना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और उनका जो परिवार है उन्होंने भी उन्हें छोड़ दिया। तो इसलिए हमने परिवार न्यायाधीश महोदय के यहाँ एक केस सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाला था। इसके बाद हम एसएसपी महोदय हरिद्वार से मिलने गए थे उनके साथ, अलीशा खान के साथ। तो उन्होंने एसएसपी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ है तो उसके लिए रिपोर्ट दर्ज की जाए, लेकिन एसएसपी साहब ने कोई विशेष रिस्पॉन्स नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम इसे देख लेते हैं, जाँच करा लेते हैं। और अलीशा खान ने बताया था कि जब सितंबर 2016 में जब वो थाना कनकल गई थी तो उन्हें एसओ ने ये कहकर भगा दिया था कि दोबारा से थाना क्षेत्र में दिख मत जाना। और इसलिए उन्होंने फिर आज कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत एक केस दायर किया है, जिसमें 3 लोग उन्होंने प्रत्याशी बनाए गए हैं। उसमें एक लव कपूर है, उनका भाई कुश कपूर है और एक प्रवेश गुप्ता कोई व्यक्ति है। ये प्रवेश गुप्ता कौन है? कोई आपके कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है? हाँ, उन्होंने अलीशा खान ने जैसा बताया कि प्रवेश गुप्ता अपने आप को जब वो आते थे घर में वो बताते थे कि वो जज हैं और कोई भी मुकदमा हरिद्वार न्यायालय में उनका दर्ज नहीं हो पाएगा उनके रहते हुए। तो जज है वो प्रवेश गुप्ता, आपको मालूम है कुछ इस बारे में? प्रवेश गुप्ता नाम का कोई जज हरिद्वार न्यायालय में नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। और यहाँ पे एक बाबू जरूर हुआ करते हैं प्रवेश गुप्ता, वो भी यहाँ से ट्रांसफर हो चुके। अलीशा खान द्वारा बताया गया कि वो रात को आते थे, वहाँ साथ में शराब पीते थे। उसके बाद वो कमरे में, उनके अकेले कमरे में आता था प्रवेश गुप्ता नाम का व्यक्ति और उनके साथ अभद्र हरकतें करने की कोशिश करता था।
और बलात्कार करने की कोशिश। तो इस शहर पे कभी उन्होंने कोई मुकदमा डलवाया या कोई एप्लीकेशन दी किसी को कि उनके साथ बदसलूकी की गई प्रवेश गुप्ता के द्वारा? उन्होंने कोशिश की थी कि 2016 में उन्होंने कोशिश की थी कि थाना कनखल में उनका रिपोर्ट दर्ज हो जाए। वो एक अकेले कमरे में आके इस तरह से कह के कि तू मेरी बेटी समान है, मेरी बहू समान है, और उसे गले लगाने की कोशिश करता था शराब के नशे में, और कई बार रेप करने का प्रयास किया प्रवेश गुप्ता ने। गौरतलब है कि अलीशा खान बॉलीवुड की अदाकारा हैं जिनको प्रोड्यूसर लव कपूर ने अपने जाल में फंसाकर पहले अलीशा का धर्म परिवर्तन कराया और बाद में अलीशा को धोखा देकर हरिद्वार आ गए, जिसके बाद अब अलीशा हरिद्वार में आकर अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है। रुड़की शहर में अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों की खैर नहीं है। अब ऐसे वाहन चालकों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सीपीयू की तरफ से 7 दिनों से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का समय अब पूरा हो चुका है। इस मामले में सीपीयू ने वाहन चालकों को चेतावनी भी जारी कर दी है। वहीं रुड़की क्षेत्र में फ्लैग मार्च के माध्यम से भी लोगों को आगाह किया गया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर कार्यवाही की जाएगी। फ्लैग मार्च में रुड़की सीओ गंगनहर कोतवाली प्रभारी, सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी सहित सीपीयू यूनिट इंचार्ज और सीपीयू की टीम मौजूद रही। शहर में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए पिछले 1 सप्ताह से सीपीयू को रुड़की की सड़कों पर उतारा गया था। देहरादून मुख्यालय से 1 माह की विशेष ट्रेनिंग के बाद सीपीयू की टीम को यहां पर तैनात किया गया है। इस बाबत रुड़की सीओ स्वप्न किशोर ने सीपीयू टीम को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विगत 1 सप्ताह से सीपीयू के जवानों के द्वारा जो हॉक और जंबो मोबाइल्स हैं उनके द्वारा निरंतर लोगों को जागरूक करने, संवेदनशील यातायात नियमों के पालन के प्रति संवेदनशील बनाने की कार्रवाई की जा रही थी। उसी क्रम में आज पूरे जो शहरी क्षेत्र है उसको ये मैसेज देने के लिए कि लोग अटेंटिव हो जाए कि रुड़की में सीपीयू अब फंक्शनल हो गई है। ये एक मार्च किया गया है डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में, ताकि सभी इस तथ्य से अवगत भी हों और इस दृष्टि से सचेत भी रहें, जागरूक भी रहें। और जिसमें एएसडीएम रुड़की, मैं और दोनों थानों के इंस्पेक्टर साहिबान और सीपीयू के सभी हॉक्स और जंबो टीआई रुड़की इन सब ने प्रतिभाग किया है, जिससे कि आम जनता को ये मैसेज लाउड एंड क्लियर हो जाए कि अब रुड़की में सीपीयू की प्रेजेंस है और वो फंक्शनल है और आगे अपनी कार्रवाइयों को अंजाम भी देंगे। पक्षियों का स्वर्ग कहे जाने वाले उत्तराखंड में वन विभाग द्वारा उत्तराखंड का चौथा 3 दिवसीय स्प्रिंग वर्ल्ड फेस्टिवल लाल कुआं के चौरगलिया नंधौर सेंचुरी में आयोजित किया जा रहा है। विश्व वन जीव दिवस के अवसर पर आयोजित इस फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्य वन संरक्षक डीबीएस खाती व मुख्य वन संरक्षक तराई पश्चिमी डॉक्टर पराग मधुकर ने किया। तराई भावर पहाड़ और हिमालयन क्षेत्र के अलग अलग पक्षियों के आवास के लिए जाने जाने वाला नंधौर सेंचुरी में देश विदेश से पक्षी प्रेमी सहित कई वन्यजीव प्रेमी भी इस फेस्टिवल पर पहुंचते हैं। साथ ही वन विभाग स्थानीय लोगों को स्प्रिंग वर्ल्ड फेस्टिवल से जोड़ने के लिए पेंटिंग व क्विज प्रतियोगिताओं के आयोजन करा रहा है। वाइल्ड लाइफ उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है कि जो लोग इन सब चीज़ों को जानते नहीं हैं, बर्ड वगैरह को नहीं जानते हैं, तो इन सब चीज़ के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए कि बर्ड्स होती किस तरीके से, कौन कौन सी स्पीशीज़ होती है बर्ड्स की। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, उत्तराखंड की संस्कृति दिखाई जा रही है और काफ़ी ट्रेडिशनल वे में कार्यक्रम हो रहा है। पश्चिमी वृत्त के वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने कहा कि वन्य जीव प्रेमियों में बड़ी तादाद में पक्षी प्रेमी भी होते हैं जो नंधौर सेंचुरी में आकर कई प्रकार के पक्षियों का दीदार कर आनंद लेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और राज्य का पर्यटन भी बढ़ेगा। आज विश्व वन्यजीव दिवस है। इसके उपलक्ष्य में नंधौर वन्यजीव विहार में हम लोग 3 दिवसीय स्प्रिंग बर्ड फेस्टिवल मना रहे हैं। ये चौथा उत्तराखंड का चौथा स्प्रिंग बर्ड फेस्टिवल। इसके पहले 3 स्प्रिंग बर्ड फेस्टिवल हो चुके हैं, तो क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो हमारा एक मुख्य उद्देश्य यही है कि वन्यजीवों की जागरूकता के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का माध्यम और ये नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अच्छा डेस्टिनेशन के रूप में जो है विकसित हो, यही उस उद्देश्य जो है स्प्रिंग बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देवभूमि न्यूज।